नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केरल की और केरल में जो राजनीतिक करवट ले रही है उसकी। एक तरफ राहुल गांधी कोलंबिया घूम रहे हैं, चार दक्षिण अमेरिकी देशों की यात्रा पे हैं और इस बीच में पीछे में केरल में जो खेल हो गया है पॉलिटिकल, वो कांग्रेस पे बहुत भारी पड़ सकता है। क्योंकि 6 महीने बाद अप्रैल में 3 महीने 2025 के बचे हैं और 3 महीने मार्च तक 26 लगा लें तो 6 महीने बाद वहां पे मार्च में इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी। तो इनफैक्ट कहें तो अब 5 महीने बचे हैं वहां, तो 6 महीने बाद वहां इलेक्शन है। इलेक्शन में चूंकि विजन की गवर्नमेंट लगातार 10 साल से है और पहली बार केरल में कोई सरकार लगातार 10 साल रही है। ये कहा जा रहा है, रिपोर्ट आ रही है कि एंटी इनकम्बेंसी वहां पे बहुत ज्यादा है सरकार के खिलाफ और ऐसे में जो स्वाभाविक दावेदारी है वो कांग्रेस की है और कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है, वो उसका बनता है कि सरकार उसी की आएगी। उसमें मुख्य रूप से 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस है और ऑल इंडिया जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये 2 पार्टियां मुख्य तौर पे हैं। जो कांग्रेस का जो वोट बैंक है, मुख्य तौर पे जो वोट बैंक रहा है, वो वोट बैंक रहा है ईसाइयों का जो 16-17% है और नायर कम्युनिटी भी बड़ी संख्या में कांग्रेस को वोट देती रही है। ये एक बड़ी संख्या उनकी भी रही है और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की वजह से जो मुस्लिम वोट बैंक है जो 23-24% के आसपास है, वो भी उनको वोट देता रहा है और नायर वोट बैंक कहा जाता है कि 16%, 15-16% के आसपास वहां पे है। जो सीपीएम का जो मेन वोट बैंक है वो इडवा कम्युनिटी कहा जाता है, ओबीसी कम्युनिटी है। पूरा कैडर भी सीपीएम का मुख्य कैडर वहीं से आता है और वो लगभग 23-24% है। ये पूरा बंटवारा है। इसी में कुछ वोट अगर किसी कम्युनिटी का स्विंग, नायर का स्विंग करके चला गया एलडीएफ की तरफ तो सीपीएम की सरकार बन गई, बीजेन हो गए। कभी कभी मुस्लिम वोट भी जो सीपीएम के जो मुस्लिम कैंडिडेट है वो भी थोड़ा बहुत वोट शिफ्ट करता है। तो लगातार पिछली बार 2 बार से इनकी सरकार बन रही है। 16 में तो जीते ही थे बीजेन, फिर 21 में भी जीत गए। पहली बार लगातार 2 बार वो जीते। इस बार कांग्रेस की स्थिति वहां मजबूत बताई जा रही है, लेकिन जो विजयादशमी के पद संचलन में जो देखने को मिला वो बड़ा संकेत है और बड़ी चीज उसके पीछे है। उसके पीछे और सारी बैकग्राउंड में समझाऊंगा, वही अकेला नहीं है, लेकिन वो एक सिंबल है और उस सिंबल के अहमियत को समझना जरूरी है। केरल के पूर्व डीजीपी जैकब थॉमस आरएसएस के स्वयंसेवकों के साथ पद संचलन करते नजर आए। पूरे गणवेश में, मतलब आरएसएस की पूरी ड्रेस में वो पद संचलन कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि अब मैं पूर्णकालिक प्रचारक हूं, यानी कि 24 घंटे मैं संघ के लिए काम करूंगा। संघ के लिए काम मैं अब बताता हूं आपको कि 2016 में जब संघ के लोगों के घरों पे, संघ कार्यालय पे सब हमला हुआ, 11 जुलाई 2016 की बात है और एक रात में सब लगभग 16-17 घरों पे हमला करके जला दिया गया, संघ कार्यालय को जला दिया गया, तोड़फोड़ की गई। तो मैं वहां कवर करने के लिए गया हुआ था और वहां जो मैंने देखा, तिलस्सेरी में जाके देखा जो संघ का कार्यालय था वहां पे, और बाकी संघ कार्यालय में भी जो मुख्य गेट होता है वहां पे पूरी की पूरी पुलिस की तैनाती होती है, सुरक्षाकर्मी वहां होते हैं। सामान्य जो हम लोग देखते हैं संघ कार्यालय वैसा नहीं था वहां पे। और पीछे एक रिसेप्शन के पास में बड़ी सी वो वॉल पे तस्वीर थी, कम से कम 150-200 लोगों की तस्वीर लगी थी। मैंने पूछा था कि किस बात का ये है, तो ये कहा गया था कि उनके कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती है, सीपीएम के लोग करते हैं और जिनकी हत्या की गई है उनकी तस्वीर हम यहां लगाते हैं उनकी यादगार में। यानी कि ये सिचुएशन वहां पे था कि कार्यकर्ता तो उनके थे, लेकिन उनको जो है वहां पे सुरक्षित नहीं थे और लगातार उन पे हमले हो रहे थे।
खैर हमले तो अब बंद हो गए, दूसरे तरीके से कभी हो रहा हो, पॉलिटिकल चीजें चलती रहती हैं। लेकिन कोई ईसाई वहां पे सोचेगा कि ईसाई आरएसएस में आ जाए, वैसे पूरे देश में नहीं होता है, केरल में हो जाए, ये सोचना भी असंभव था वहां पे। और ऐसे में पूर्णकालिक प्रचारक वहां एक डीजीपी फॉर्मर वो बन के आया है। इसके पहले का देख लें अगर आप, तो 47 परिवार पिछले साल दिसंबर में एक साथ भाजपा ज्वाइन कर लिया था, भाजपा में शामिल हो गए थे। और वो एक बड़ी घटना थी कि ईसाई वहां केरल का भाजपा में शामिल हो रहा है। कारण यह है कि ईसाइयों को अब आरएसएस और भाजपा की विचारधारा जो है, उनका जो सेवा काम है, जो विकास की चीजें हैं, वो पसंद आ रही है। और जो कांग्रेस की और सीपीएम की जो मुस्लिम वोट बैंक के लिए जो परिस्थिति है, वो एक बहुत खतरनाक घातक साबित हो रहा है। अभी जो वक्फ बोर्ड वाला जो संशोधन विधेयक आया था, उसमें वहां पे जो कैथलिक के जिला स्तर से लेकर राज्य और केंद्र स्तर तक के जो उनका संगठन है, उसने बिल्कुल अपील की थी केरल के सांसदों से कि कोई भी इस बिल का विरोध न करे, क्योंकि उनका एक गांव है जो पूरे के पूरे गांव को उन्होंने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। अब उस गांव के लोग न उस जमीन को बेच सकते हैं, न खरीद सकते हैं, न उस पर लोन ले सकते हैं। वो बड़ा मुद्दा वहां बना हुआ था। और अब तो बिल पास भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिलनी थी वैसा भी कुछ नहीं है, तो वहां के लोग भी राहत ले रहे हैं। ये जो जैकब थॉमस का आना है, वो इन तमाम चीजों से जुड़ के आता है। इसके अलावा अभी आप देखेंगे कुछ दिन पहले 20 सितंबर को सीपीएम ने, विजयन सरकार ने वहां पे बड़े पैमाने पे एक ग्लोबल जो अयप्पा जो है वो संगमम करवाया था। जो शबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा की जो मूर्ति है, उसको लेकर के उसके डिवोटी सब आ जाए, सब कुछ करें। जबकि यही सरकार थी विजयन की, 2016 में जब आई थी, तो 17-18 में पूरा का पूरा चला था कि तमाम उम्र की महिलाएं वहां पे जाएं। उसमें दरअसल पवित्रता को लेकर रोक है कि जिस भी महिला को मासिक धर्म होता है वहां पे वो नहीं जाती है, उनकी परमिशन वहां पे नहीं है जाने की। लेकिन विजयन सरकार ने पूरा समर्थन किया, सब कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो गया। अब वही विजयन सरकार ग्लोबल अयप्पा समिट करवा करके, और वो वहां पे चाह रही है करना कि ये हम अयप्पा के भक्तों के साथ हैं, क्योंकि उसका जो बेस है इडवा समुदाय, उसमें बड़ी संख्या में अयप्पा के भक्त हैं। उनका अपने सर्वे था कि जितने लोग वोट देते हैं हिंदुओं में, जो इनको सीपीएम को या कहें कि एलडीएफ को, उसमें 90% अयप्पा के भक्त हैं। लेकिन खेल उल्टा हो गया। हुआ ये कि जब उनकी समिट थी, उसकी जो चीजें आई, कुर्सियां खाली थी, लोग वहां पे नहीं गए। और 3 दिन बाद जब बीजेपी ने वहीं पे अयप्पा के लिए वो एक सम्मेलन किया, संगमम किया, तो उसमें भर गए लोग, सब लोग। एक बड़ा चेंज की तरफ जो है वो केरल बढ़ रहा है, जो अभी तक आ रही है। जो मेरी बात हुई थी जब इन सब तमाम चीजों के बारे में हमने जब अमित शाह से पूछा सीधे सीधे कि भाई ये चीजें हो रही हैं, तो केरल में आपका क्या है, क्योंकि पहली बार वहां पे एक एमपी जीत के आए हैं, फर्स्ट टाइम एमपी जीता है केरल से बीजेपी का। तो उनका कहना था कि अभी 2024 के इलेक्शन में लगभग 17% के आसपास वोट उनका पहुंच गया है। एनडीए का वोट टोटल 20% है। उन्होंने अपना टारगेट दिया है कि पंचायत का इलेक्शन होना है, नवंबर या दिसंबर में वहां पंचायत इलेक्शन है। पंचायत में जो 21,000 जो है पंचायत चुनाव में पोस्ट, उसमें सब पे खड़ा करना है और 25% वोट तक पहुंचाना है। अगर वो 25% वोट पहुंच गया तो आप समझिए कि जो कांग्रेस का जो मंसूबा है पूरा का पूरा कि हम इस बार सत्ता विरोधी लहर में आकर के सरकार में शामिल हो जाएं, शायद वो मंसूबे पे पानी फिर जाए। और ये जो ऑडियो जो लीक हुआ था त्रिवेंद्रम के, जो वो जिला अध्यक्ष जो कांग्रेस के थे,
वो किसी कार्यकर्ता से बात कर रहे थे जिसमें कहा था कि हमारे पास कोई कार्यकर्ता ही नहीं है, 10% लोग बचे हैं, हमारे पास बूथ लेवल काम करने वाला नहीं है। वहीं भाजपा में सारे लोग जा रहे हैं। ये एक बड़े खतरे की तरफ, वहां एक बड़े चेंज की तरफ ये एक इशारा कर रहा है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल